गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, वेलकम बैक टू द चैनल एडू स्पार्क। सो आज हम करेंगे एक मैराथन जहाँ पर मैं क्लास 9 की कंप्लीट बायो आपको करवाने वाली हूँ, जिसमें है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एज वेल एज टिश्यूज, ऑल्सो इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। इसमें इसलिए इंक्लूड नहीं किया गया है क्योंकि मैंने मोर देन 50 बच्चों से पूछा था एंड दे आर सेइंग दैट मैम ये हमारा चैप्टर एक्टिविटी बेस्ड ही है एंड बच्चों के सिलेबस में नहीं आ रहा है, मोस्टली बच्चों के नहीं आते हैं। लेकिन अगर आपके सिलेबस में आ रहा है सो यू जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल आंसर एंड आई विल मेक ए सेपरेट वीडियो ऑफ इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो इस मैराथन में हम सारा कवर करने वाले हैं, डायग्राम्स है, सारा नोट्स है एंड ऑल्सो लास्ट में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले सैम्पल पेपर्स को एनालाइज करके, बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। एंड अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, आई विल आंसर। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि बच्चे इस पीपीटी को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट आवर मैराथन। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में सबसे पहले सेल होता क्या है। सो देखो, रॉबर्ट हुक ने अपने सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप से देखा दैट ये जो कॉर्क है, कॉर्क क्या होते हैं, दैट जो बार्क होते हैं ना ट्रिकम, उसमें से जो एक्सट्रैक्ट होते हैं उसे हम कॉर्क कहते हैं। दैट जो कॉर्क है वो हनी कॉम का स्ट्रक्चर रिसेंबल कर रहा है, हनी कॉम की तरह दिख रहा है, क्योंकि छोटे छोटे कंपार्टमेंट जो है वो कंप्राइज कर रहे हैं। तो सेल बेसिकली रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवर किए थे और उन्होंने नोटिस किया दैट ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये एक दूसरे के सिमिलर दिखते हैं। एंड उसके बाद सेल का दो मतलब उसमें क्लासिफिकेशन किया गया, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। सो वो ऑर्गेनिज्म जो कि सिंगल सेल से बने हुए होते हैं उन्हें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, और वो सेल जो कई सारे सेल से बने हुए होते हैं या मोर देन वन सेल से बने हुए होते हैं उन्हें हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, एमीबा, क्लैमाइडोमोनास, पैरामोशियम, बैक्टीरिया। एंड मल्टी सेलुलर में क्या आ जाएगा, फंगाई, एनिमल्स, प्लांट्स, ये सब आ जाएगा। ठीक है, तो जो शेप होता है एंड साइज है सेल्स की वो किसके रिलेटेड होते हैं, क्या वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसका एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कुछ सेल्स में एमीबा, जैसे एमीबा है उसमें तीन शेप्स होती है, शेप चेंज करती रहती है। सिमिलरली जो नर्व सेल होती है उसकी टिपिकल शेप होती है, और हर एक सेल को बच्चे कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट्स मिले हुए हैं जो कि हेल्प करते हैं उसे बेसिक फंक्शन परफॉर्म करने में, जिन्हें हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। होप आपको समझ में आया होगा। ये बहुत ध्यान रखने की बात है कि किसने डिस्कवर किए थे, रॉबर्ट हुक ने। कब किए थे, 1665 में। कैसे किए थे, थ्रू ए सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप। उसके बाद यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर का डिफरेंस याद रखना, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो हर एक सेल ऑर्गेनल कुछ बेसिक फंक्शन या स्पेशल फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। जैसे बेटा मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, है ना, तो ऐसा कोई सेल है, एक सेल है जो कि एक सेल में न्यू मटेरियल को बना रहे हैं, एक सेल है जो कि जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसे क्लियर अप कर रहे हैं। तो हर एक सेल का एक स्पेशल फंक्शन होता है जो कि वो करता है। एंड अगर कोई सेल है वो जिंदा रह पा रहा है या वो जितने भी बेसिक फंक्शन है वो परफॉर्म करवा रहा है, वो किसके वजह से कर रहा है, सेल ऑर्गेनल्स के वजह से करता है। हर एक सेल में आपको तीन बेसिक फंक्शंस, तीन बेसिक फीचर्स तो आपको मिलेंगे ही, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये आपका हो गया सेल। ठीक है, आपको सेल दिख रहा होगा। इसमें जो ये बीच का पार्ट होता है ना, जिसे हम ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं, ये हमारा हो गया न्यूक्लियस, और ये जो इसकी बाउंड्री हो गई बच्चा, ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो बाउंड्री है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। और ये जो ब्लू पार्ट दिख रहा है आपको, जितना भी ये पार्ट बचा होता है अभी अंदर का, ये हमारा होता है साइटोप्लाज्म, और ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा है सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा, आगे आपको और अच्छे तरह समझ में आएगा। तो प्लाज्मा और सेल मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, वो सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, वो सेल की बाउंड्री होती है जो जितने भी सेल के अंदर के कंटेंट्स होते हैं, अंदर का सामान होता है, उसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेपरेट करती है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही अलाउ करती है कि कौन से मटेरियल्स बाहर जाएंगे या कौन से मटेरियल्स अंदर जाएंगे। ठीक है, और जो मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो सेल में एंटर नहीं करने चाहिए, ये उनकी भी मूवमेंट को प्रिवेंट करती है। तो सेल मेम्ब्रेन को हम सिलेक्टिवली परमीएबल मेम्ब्रेन भी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सिलेक्टेड मटेरियल्स की ही मूवमेंट को अंदर आने देती है।
ठीक है। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हो गए जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया या ऑक्सीजन हो गया, जो कि सेल मेम्ब्रेन के मतलब मूव करते हैं, ठीक है, अंदर बाहर मूव करते हैं, क्रॉस मूव करते हैं, किसके वजह से? डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू। डिफ्यूजन क्या होता है? चैप्टर 1 में भी पढ़ा था। एक ऐसा मूवमेंट, एक सब्सटेंस का ऐसा मूवमेंट हाई कॉन्सेंट्रेशन रीजन से लो कॉन्सेंट्रेशन रीजन तक, उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल चैप्टर 1 में एक आपने पढ़ा होगा, ज़्यादा अगरबत्ती को अगर जलाते हैं तो उस टाइम पे जो उसका सराउंडिंग होती है उधर बहुत ज़्यादा खुशबू हो जाती है, और धीरे धीरे वो आग बाकी जगह भी फैलने लग जाती हैं। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन था उसकी जो सराउंडिंग थी, और आगे भी जहाँ वो फैलने लग जाती है तो लो कॉन्सेंट्रेशन था, तो हाई टू लो जा रहे हैं वो, और उधर भी उसने खुशबू कर दी, ठीक है। सो डिफ्यूजन हो गया एक ऐसा मूवमेंट किसी भी सब्सटेंस का फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन। इसके एक एग्जांपल दे तो अगर ये एक सेल है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो ज़्यादा है, ठीक है, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कम है। सो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हाई टू लो हो जाएगा, मतलब जो सेल है उधर से वो बाहर जाएगा। सिमिलरली अगर हमारा सराउंडिंग में, नेचर में हमारा ऑक्सीजन का अमाउंट जो है बहुत ज़्यादा है, वेयर एज सेल के अंदर कम है, तो ऑक्सीजन विल मूव इनसाइड दी सेल, ठीक है। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो फ्लेक्सिबल होती है तभी वो जो है अलाउ करती है मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स, और वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनी हुई होती है, जैसे लिपिड्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया। और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्बर फ्लेक्सिबल होती है, इसी के वजह से ऐसे कुछ सेल होते हैं जो कि फूड को एंगल्फ कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एमीबा का प्रोसेस आपने आगे चल के भी पढ़ा होगा। ऐसा होता है एमीबा कि अगर इधर फूड रखा है, ठीक है, इधर रखा है फूड, तो जो एमीबा है ना वो ऐसे, पहले ऐसे, फिर ऐसे ऐसे करते करते फूड को एंगल्फ कर लेगा। सो बेसिकली कि कैसे कर पाता है? क्योंकि उसकी सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस, जब एमीबा जो है फूड को एंगल्फ करता है क्योंकि उसकी सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है। तो एमीबा अपना फूड इसी प्रोसेस के थ्रू जो है एक्वायर करता है, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों के बीच का डिफरेंस जो है ये याद रखना आपको, दैट अगर जो मीडियम सराउंडिंग है, फॉर एग्जांपल अगर ये सेल है, इसकी जो आसपास की सराउंडिंग का कॉन्सेंट्रेशन है, वाटर कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा है, इधर हाई हो गया, इधर लो है, तो सेल कैसे मूव करेगी? हाई टू लो, मतलब जो वाटर है वो मूव करेगा इनसाइड द सेल विल गेन वाटर, इसलिए जो सेल है इट विल स्वेल अप इन साइज। इस सॉल्यूशन को हम कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। सिमिलरली अगर जो मीडियम सराउंडिंग है उसमें कम कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब ये हमारा सेल है, इधर लो कॉन्सेंट्रेशन है और इधर हाई कॉन्सेंट्रेशन है, तो वाटर विल मूव फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, मतलब सेल से बाहर सराउंडिंग में जाएगा। सो जो सेल है इट विल श्रिंक इन साइज, क्योंकि सेल जो है वो पानी को लूज़ कर रहा होगा, इसे हम कहते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन, दैट जो सेल है वो हाइपर हो गया, इसकी वजह से उसने वाटर को लूज़ कर दिया। अब अगर जो सेल है उसमें भी इक्वल कॉन्सेंट्रेशन है, और अगर जो मीडियम सराउंडिंग उसमें भी इतना इक्वल कॉन्सेंट्रेशन है, तो कोई नेट मूवमेंट नहीं होगी, जो सेल है वो सेम रहेगा साइज में, और इसको हम कहते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन। समझ में आया प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, ये सोल्यूशन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेल वॉल। तो देखो ये प्लांट सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सिर्फ प्लांट सेल्स में। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो एनिमल सेल्स में भी होती है, प्लांट सेल्स में भी होती है, लेकिन प्लांट सेल्स में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉम्पोनेंट होता है, दैट इज सेल वॉल। एंड ये जो सेल वॉल होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है, मतलब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो इसके बाहर जो है ये सेल वॉल होती है। सेल वॉल जो होती है, प्लांट की सेल वॉल जो होती है वो सेल्यूलोज से बनी हुई होती है, एंड सेल्यूलोज एक ऐसा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है जो कि प्लांट्स को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। प्लांट्स को जो है एकदम स्टेशनरी बन के खड़े रहना होता है, तो इसलिए जो सेल वॉल होती है वो उसे सेल्यूलोज प्रोवाइड करती है, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो कि प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अब अगर कोई भी लिविंग प्लांट सेल है वो वाटर को लूज़ कर रहा है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, तो उसके जो कंटेंट्स है सेल के वो बाहर जाएंगे। मतलब अगर ये सेल है, इधर जो है हमारा हाई कॉन्सेंट्रेशन है, इधर लो कॉन्सेंट्रेशन है, तो जो कंटेंट है वो हाई टू लो जाएंगे, मतलब सेल के अंदर से वो बाहर जाएंगे। तो बेसिकली जो कंटेंट्स है सेल के उनका कॉन्ट्रैक्शन हो होगा फ्रॉम दी सेल वॉल। इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ जाता है,
ठीक है। अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में, जिसे हम ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि ये ही कंट्रोल करता है जितनी भी सारी सेलुलर एक्टिविटीज़ होती है। तो न्यूक्लियस की एक डबल लेयर कवरिंग होती है, मतलब न्यूक्लियस ही हो गया, न्यूक्लियस की इधर भी एक कवरिंग होती है जिसका नाम होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, इधर जो होते हैं पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे मतलब मटेरियल का ट्रांसफ़र होता जाता है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म तक। आपको न्यूक्लियस का डायग्राम बना के दिखाएंगे हम। ये हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। जस्ट अ मिनट, ये ऐसे, ये मैं डायग्राम एक्चुअली ना इंक्लूड करना भूल गई हूँ, तो मैं आप बना के दिखा रही हूँ। ठीक है, ये हमारे हो गए पोर्स और ये ऐसे। ठीक है, तो ये हमारे न्यूक्लियर पोर्स देखो, ये तो बेसिकली न्यूक्लियस है ना, इसके बाहर ही तो होएगा ना जितना भी साइटोप्लाज्म है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर पोर्स होते हैं जिससे मटेरियल्स का ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम न्यूक्लियस टू दी साइटोप्लाज्म। एंड ये आपको जो एंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड दिख रहा है, मतलब बेसिकली थ्रेड दिख रहा है अगर सिंपल लैंग्वेज में क्या, ये हमारे क्रोमोसोम्स और डीएनए होते हैं। ठीक है, और जो मैंने आपको थोड़ा थिक ऐसे कवरिंग दिखाया है ऐसे वाला, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। तो न्यूक्लियस का एक डबल लेयर कवरिंग होती है जिसका नाम होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर पोर्स होते हैं जिससे मटेरियल्स का ट्रांसफ़र होता जाता है। न्यूक्लियस क्रोमोसोम्स भी कंटेन करते हैं, जो कि कैसे विजिबल होते हैं, ऐसे। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा एंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड। तो ये तभी ऐसे प्रेजेंट होते हैं जब ये डिवाइड करने वाले होते हैं। अब क्रोमोसोम्स के अंदर ना डीएनए होता है। देखो, क्रोमोसोम्स के अंदर इन्फॉर्मेशन होती है किसके फॉर्म में, डीएनए के फॉर्म में। मतलब हम देखोगे जेनेटिक्स ट्रांसफ़र होते हैं ना, तो वो किसके कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, तो क्रोमोसोम्स उन्हें कंटेन करते हैं, जो कि पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन जो है ट्रांसफ़र होते हैं किसके फॉर्म में, डीएनए में, दैट इज डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है ना, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं, डीएनए से और प्रोटीन से बने हुए होते हैं। अब डीएनए के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किस इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं, जो पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन जाने वाली होती है। ठीक है, समझ में आ गया। और एक ऐसा सेल जो नॉन डिवाइडिंग है, ठीक है, जो अब डिवाइड नहीं होगा, उसमें डीएनए कैसे प्रेजेंट होता है, क्रोमैटिन में। तो कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है दैट क्रोमोसोम्स और क्रोमैटिन के बीच का डिफरेंस। तो क्रोमोसोम्स हो गया दैट व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, क्रोमोसोम्स आर विजिबल एज रॉड शेप स्ट्रक्चर, बट when a cell is not dividing or when a cell is not about to divide, the DNA is present as part of chromatin material। समझ में आया। ठीक है, अब क्रोमैटिन मटेरियल क्या हो गया, एंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड, जो मैंने आपको दिखाया है ऐसे बना के, ये जो ऐसे एंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड होता है। ठीक है, एंड जो जब भी सेल डिवाइड होने वाला होता है, क्रोमैटिन मटेरियल जो होता है वो क्रोमोसोम्स ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। अब न्यूक्लियस का क्या इंपॉर्टेंस है, तो न्यूक्लियस एक सेंट्रल रोल, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सेलुलर रिप्रोडक्शन। सेलुलर रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेलुलर मतलब सेल, रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सेल रिप्रोडक्शन करता है। एक सेल जो होता है वो दो नए सेल्स में डिवाइड होता है। सबसे पहले न्यूक्लियस का ये फंक्शन हो गया। दूसरा, ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे बैक्टीरिया, जहाँ पर उसका जो न्यूक्लियर रीजन होता है, ठीक है, ये वो सेल्स होते हैं जो इतनी अच्छी तरह डेवलप नहीं हुए होते हैं। तो जो न्यूक्लियर रीजन होता है सेल का, वो इतनी अच्छी तरह डिफाइन नहीं होता है क्योंकि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो उस अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन को, जहाँ पर सिर्फ न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। समझ में आ गया। दो तरह के सेल्स होते हैं हमारे, प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स। जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो होते हैं हमारे एडवांस टाइप ऑफ सेल्स जो अभी हैं। प्रोकैरियोटिक जो पुराने टाइप के सेल्स हैं, आप ऐसे याद कर सकते हो, पी फॉर पुराना, पी फॉर प्रोकैरियोटिक सेल। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो जनरली यूकैरियोटिक्स जो सेल होते हैं उनसे स्मॉलर होते हैं। उनमें जितनी भी ऑर्गेनल्स होती है, सेल ऑर्गेनल्स, वो नहीं प्रेजेंट होती। क्रोमोसोम भी सिंगल होता है, एक ही क्रोमोसोम होता है। एंड न्यूक्लियर रीजन इतनी अच्छी तरह वेल डिफाइंड नहीं होता है, इसलिए हम इसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। यूकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक सेल से ज़्यादा बड़ा होता है, उधर सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होती हैं, एक क्रोमोसोम से ज़्यादा क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। एंड न्यूक्लियर रीजन अच्छी तरह से डिफाइंड होते हैं, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है। समझ में आ गया क्या था ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, आता ही आपको बस ध्यान रखना है, रट लेना है एकदम। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म। तो देखो साइटोप्लाज्म क्या हो गया, ये हमारा एक सेल है, ये देखो, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। तो ये जो बाकी बच्चा पार्ट बचा, ये वाइट, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। जितनी भी ऑर्गेनल्स होते हैं वो उधर ही प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब सेल ऑर्गेनल्स क्या होती है, तो
हर एक सेल के पास एक मेम्ब्रेन होती है जो कि मतलब ये इंश्योर करती है कि जो कंटेंट्स है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट रहे। फॉर एग्जांपल सेल ऑर्गेनल्स के एग्जांपल हैं ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रियम, लाइसोसोम्स, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जितने भी सेल्स हैं उनको फंक्शन करवाने में एक इम्पॉर्टेंट रोल भी प्ले करती है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्गेनल से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो, मैं बार बार कह रही हूँ, अगर कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, ठीक है, आई विल आंसर। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ना मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स और शीट्स का एक लार्ज नेटवर्क होता है। देखो आपको दिखाती हूँ, एक डायग्राम में दिखाती हूँ, 10 मिनट। आप अगर आप अपनी बुक में देखेंगे ना तब आपको ज़्यादा क्लियर रहेगा। देखो, अब देखो इधर एनिमल सेल में अगर आप रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखे होंगे, कितना सारा मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स है ना। सिमिलरली अगर हम इधर देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इधर भी कितने सारे एक साथ एकदम स्टैक है पूरा। ठीक है, सो बेसिकली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है एक लार्ज नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स का, एंड एकदम लॉन्ग ट्यूब्स की तरह दिखता है। एंड जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ही होती है स्ट्रक्चर में। दो तरह की ईआर होती है, दैट इज आरईआर एंड एसईआर। आरईआर होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड एसईआर होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आरईआर को हमने रफ क्यों कहा है रफ? क्योंकि बच्चे उसके सरफेस पे कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो उसे रफ बनाते हैं जब हम उसे माइक्रोस्कोप के अंडर देखते हैं। तो आरईआर में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि उसके सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, एंड ये प्रोटीन मैन्युफैक्चर की साइट्स होती है। जितना भी प्रोटीन मैन्युफैक्चर्ड होता है, जितने भी प्रोड्यूस होते हैं, वो आरईआर की वजह से होता है। और उसके बाद जो आरईआर है वो उस जगह पे भेजा जाएगा जहाँ पर उसकी नीड है। ठीक है, एसईआर क्या करते हैं? ये हेल्प करता है जितने भी फैट के मॉलिक्यूल्स हैं या जितने भी लिपिड्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग में, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। सेल का अगर फंक्शन करेगा तो इसके लिए जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और कुछ प्रोटीन्स या लिपिड्स सेल मेम्ब्रेन को बिल्ड करने में चले जाते हैं, और जब ये जो प्रोटीन्स होते हैं इसे बिल्ड करने में चले जाते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं मेम्ब्रेन बायोगेनेसिस। ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक फंक्शन तो ईआर का यही होगा, दैट ये मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, जैसे प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करे वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट्स में जहाँ पर नीड है। ठीक है, और ईआर ऐसे भी फंक्शन करता है दैट एक ना फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। ठीक है, एक सरफेस प्रोवाइड करते हैं कुछ बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ को पूरा करने में। सिमिलरली अगर हम बात करें जितने भी ग्रुप ऑफ एनिमल्स होते हैं लिवर सेल्स में, जैसे वर्टेब्रेट्स, तो एसईआर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जितने भी पॉइजन्स होते हैं या जितने भी ड्रग्स होते हैं उनको डिटॉक्सीफाई करने में। ठीक है, एक आपके डायग्राम आ जाते हैं प्लांट सेल के और एनिमल सेल के, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इधर आ जाता है दैट इज गोल्जी अपैरेटस। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल। तो गोल्जी अपैरेटस का जो डिस्क्रिप्शन है वो पहली बार कैमिलो गोल्जी ने दिया था। वो बताते हैं कि एक ऐसा मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स का सिस्टम है जो कि पैरेलल अरेंज होता है, एक दूसरे से स्टैक्स में, ग्रुप में अरेंज होता है, और इस स्टैक को हम कहते हैं सिस्टम्स। ये जो मेम्ब्रेन होती है इनका किसके साथ कनेक्शन होता है? ईआर की मेम्ब्रेन्स के साथ। ठीक है, और ये जो मटेरियल्स होते हैं वो मटेरियल जो कि ईआर में सिंथेसाइज होता है, सिंथेसाइज में बन जाता है, वो गोल्जी अपैरेटस में पैक किया जाता है और डिफरेंट टारगेट्स में भेज दिया जाता है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, अगर फॉर एग्जांपल ये शॉप है, ठीक है, ये पिज़्ज़ा शॉप है, ठीक है, तो इधर ये जो किचन है, किचन हमारा ईआर हो गया। ठीक है, किचन से सामान को लिया जाएगा और उन जगह भेजा जाएगा जहाँ पर ऑर्डर किया गया है। तो सिमिलरली ये जो ऑर्डर वाला काम है डिलीवरी पर्सन करते हैं, तो ईआर हमारा किचन हो गया जहाँ पर जितना भी मटेरियल है वो सिंथेसाइज किया जाता है। जो डिलीवरी का काम है वो गोल्जी अपैरेटस करती है, वेरियस टारगेट्स पर उसे भेज देती है। ठीक है, उसके कई सारे फंक्शंस होते हैं जैसे स्टोर करना, प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग करना, और ऐसे कुछ स्पेशल केसेस भी होते हैं जहाँ पर वो कॉम्प्लेक्स शुगर्स को सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट करती है, और गोल्जी अपैरेटस ही रिस्पॉन्सिबल होता है लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, अब आ जाते हैं लाइसोसोम्स में। लाइसोसोम्स जिसका फॉर्मेशन किसने किया था? गोल्जी अपैरेटस।
तो देखो जो लाइसोसोम्स होते हैं उनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं और ये एंजाइम्स किसने बनाए होते हैं, आर्यन ने बनाए होते हैं। लाइसोसोम्स को ना सुसाइड बैग्स भी कहते हैं, सुसाइड बैग्स ऑफ दी सेल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो हम आगे पढ़ेंगे। लाइसोसोम बेसिकली वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम होते हैं सेल का, मतलब ये सेल को क्लीन रखते हैं। जितने भी फालतू मटेरियल होते हैं, वेस्ट मटेरियल होता है या ख़राब मटेरियल होता है, सेल से भेजने में उनका काम होता है, सेल को क्लीन रखते हैं। एंड जो वो फॉरेन मटेरियल जो सेल में एंटर कर जाते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फूड या जितने भी ओल्ड ऑर्गेनल्स होते हैं, वो लाइसोसोम्स में ही ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि बच्चे वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंसेस बनाते हैं। और लाइसोसोम से सब क्यों कर पाते हैं, क्यों काम करवाते हैं, क्योंकि वो पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स कंटेन करते हैं, जिससे जितने भी मटेरियल है, जितने भी कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, वो सिंपल मटेरियल में वो ब्रेक हो जाते हैं और वो उसे डिस्पोज कर देते हैं। ठीक है। एंड जब भी कोई सेल डैमेज हो जाता है तो लाइसोसोम्स होते हैं वो फट जाते हैं एंड जो एंजाइम्स होते हैं वो अपनी सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं। इसलिए लाइसोसोम्स को हम सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल भी कहते हैं। ये आपको इन टेक्स्ट में भी दे रखा है, दैट व्हाई आर लाइसोसोम्स नोन एज सुसाइड बैग्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 नंबर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पे आ जाएंगे, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की 2 मेम्ब्रेन होती है, आउटर और इनर। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं, इसलिए वो पोरस होती है। वेयर एज जो इनर मेम्ब्रेन होती है इट इज़ डीपली फोल्डेड, बहुत ज़्यादा डीपली फोल्डेड होती है। आपको इसका डायग्राम दिखा देती हूँ। देखो जो आउटर मेम्ब्रेन हो गई ये दिख रही है, वेयर एज इनर मेम्ब्रेन दिखाती हूँ। देखो ये देखो ये कैसे डीपली फोल्डेड है। ठीक है। तो इनर मेम्ब्रेन बेसिकली डीपली फोल्डेड होती है एंड ये फोल्ड्स जो होते हैं ये एटीपी का सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। एटीपी क्या होती है, देखो हमें ना कई सारी केमिकल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में जो एनर्जी चाहिए होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा रिलीज़ की जाती है। रिलीज बाय माइटोकॉन्ड्रिया किस फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। तो जिससे जो एटीपी होते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उनके लिए सरफेस एरिया बढ़ सके, इसलिए जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, फोल्डेड होती है, डीपली फोल्डेड होती है। नाउ जो एटीपी होता है, जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, वो एनर्जी करेंसी भी होती है सेल की, उसे हम ये भी कहते हैं। एंड जो ये एनर्जी होती है बॉडी से एनर्जी को यूज़ करती है मैकेनिकल वर्क के लिए, जितने भी हम काम कर पाते हैं इसके लिए। ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है, अपना राइबोसोम्स होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है अपना प्रोटीन बना पाते हैं। क्योंकि आर होंगे, राइबोसोम्स होंगे, तभी तो वो प्रोटीन बनाएंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल ऑर्गेनल होता है जिसमें डीएनए भी होता है और प्रोटीन भी होता है, वो खुद बनाता है। ठीक है। आपको इसका डायग्राम दोबारा दिखाती हूँ। ये हमारी हो गई आउटर मेम्ब्रेन जो कि पोरस होती है, इनर मेम्ब्रेन डीपली फोल्डेड हो गई, इधर डीएनए होता है। ठीक है। तो डीएनए आपको दिख रहा होगा, ये देखो ये डीएनए हो गया एंड ये हमारा हो गया राइबोसोम। ठीक है। राइबोसोम की वजह से ही प्रोटीन बन पाता है। अब आ जाते हैं बच्चे प्लास्टिड्स में। देखो प्लास्टिड्स सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती है। ठीक है। तो प्लास्टिड्स और वैक्यूल्स सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। वैक्यूल्स हम आगे पढ़ेंगे। प्लास्टिड्स सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती है। 2 तरह की प्लास्टिड होती है, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट ऐसी प्लास्टिड्स होती है जो कि कलर देती है, जैसे रेड, ऑरेंज, येलो। और ल्यूकोप्लास्ट ऐसी प्लास्टिड्स होती है जो कि एकदम कलरलेस होती है, एकदम वाइट प्लास्टिड्स होती है। ठीक है। तो जितना भी फ्लावर्स को मिलता है, देखो अब इसका भी एक रीज़न है कि प्लास्टिड्स प्लांट सेल्स में क्यों प्रेजेंट होती है। क्योंकि बच्चे जितने भी फ्लावर्स को, जितने भी फ्रूट्स को कलर मिलता है वो प्लास्टिड्स की वजह से मिलता है। क्योंकि प्लास्टिड्स ही तो होती है क्रोमोप्लास्ट या क्लोरोप्लास्ट। अब क्रोमोप्लास्ट में एक पिगमेंट आ जाता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। तो वो क्रोमोप्लास्ट जो कि क्लोरोफिल नामक पिगमेंट को कंटेन करती है उन्हें हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट क्या होती है, दे आर इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। ठीक है। एंड ल्यूकोप्लास्ट जो होती है वो ऐसी ऑर्गेनल्स होती है जिसमें मटेरियल्स हो गए, जैसे स्टार्च हो गया, ऑयल्स हो गया या प्रोटीन ग्रैन्यूल्स हो गया, वो स्टोर होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट में भी कई सारे 3 टाइप होते हैं बेसिकली, एमाइलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट। लेकिन वो एक्चुअली अभी आपके बुक में है नहीं, एनसीईआरटी में, तो मैं आपको नहीं पढ़ा रही हूँ। बस आपको इतना ध्यान रखना है दैट ल्यूकोप्लास्ट में प्रोटीन, स्टार्च और ऑयल्स कंटेन होते हैं, स्टोर होते हैं।
ठीक है। अब जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उसमें कई सारे मेम्ब्रेन लेयर्स होते हैं जो कि स्ट्रोमा में एम्बेडेड होते हैं, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही होता है स्ट्रक्चर में, एंड जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है सिमिलरली प्लास्टिड्स के पास भी खुद का अपना डीएनए भी होता है और खुद का अपना राइबोसोम्स भी होता है, इसलिए वो प्रोटीन बना पाते हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा प्लास्टिड्स, ये प्लास्टिड्स का डायग्राम है। ये हमारी हो गई आउटर मेम्ब्रेन, इसके बाद भी एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, ये होती है इसकी इनर मेम्ब्रेन। अब ये जो बेसिकली ये जो आपको इतने सारे स्टैक्स दिख रहे हैं ना कॉइन्स के, इनमें से अगर एक कॉइन को हटा लिया जाए उसे हम बोलते हैं थाइलाकॉइड, लेकिन जो ग्रुप होता है थाइलाकॉइड्स का, उन्हें हम बोलते हैं ग्रैनम, ठीक है। अब जिन पाइप से कनेक्टेड होते हैं देखो ऐसे, उनका नाम होता है लेमेला, ठीक है। तो ये था हमारा प्लास्टिड्स का डायग्राम, होप आपको समझ में आया हो। अब हम पढ़ेंगे वैक्यूल्स के बारे में, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल्स में। एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं लेकिन बच्चा बहुत छोटे साइज में होते हैं, ठीक है। तो वैक्यूल्स जो होते हैं ये बेसिकली जितना भी सॉलिड या लिक्विड कंटेंट्स को स्टोर करना होता है उसको स्टोर करते हैं। वैक्यूल्स एनिमल सेल में बहुत छोटे साइज में प्रेजेंट होते हैं, वेयरएज प्लांट सेल्स में बहुत बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं। एंड कुछ प्लांट सेल्स में जो सेंट्रल मतलब वैक्यूल होता है वो 50 से 90% तक का सेल वॉल्यूम जो है ऑक्यूपाई कर लेता है। प्लांट सेल्स में जो वैक्यूल्स होते हैं उनके अंदर सेल सैप होता है, एंड ये सेल को एक टर्जिडिटी, एक स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। कई सारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि प्लांट सेल में वैक्यूल्स में जो है स्टोर होते हैं, फॉर एग्जांपल एमिनो एसिड्स, शुगर्स या कई सारे ऐसे ऑर्गेनिक एसिड्स या प्रोटीन्स। वेराज अगर हम बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की जैसे एमीबा, तो फूड वैक्यूल जो होता है वो फूड आइटम्स को भी कंटेन करते हैं, कुछ फूड आइटम्स को, क्योंकि एमीबा ने कंज्यूम किया होता है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बच्चे वैक्यूल्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जितना भी एक्सेस वाटर होता है उसे निकालने में, एंड जितना भी सेल से वेस्टेज होता है उसे भी निकालने में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो वैक्यूल्स किसमें प्रेजेंट होता है? प्लांट सेल्स में 50 to 90%, लेकिन एनिमल सेल्स में इनका बहुत स्मॉल साइज होता है। अब अभी मैं आपको एक जो वो दिखाती हूँ, प्लांट सेल का मैंने डायग्राम डाला था ना, ये रहा। ये देखो, ये जो इतना बड़ा आपको दिख रहा है, जितना बड़ा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ये हमारा क्या है बच्चा? ये हमारा वैक्यूल है, क्योंकि 50-90% स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। एनिमल सेल में आप देखोगे, एनिमल सेल में वैक्यूल है नहीं, ये होता है तो बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वैक्यूल। अब हम पढ़ेंगे अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज सेल डिवीजन। सेल डिवीजन होता क्या है? तो देखो, जितने भी नए सेल्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स में वो फॉर्म होते हैं, एंड जब वो फॉर्म होते हैं जितना भी जितने भी ओल्ड सेल्स होते हैं वो रिप्लेस होते हैं, जितने भी डेड या इंजर्ड सेल्स होते हैं वो रिप्लेस होते हैं, एंड एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू जो न्यू सेल्स होते हैं वो बनते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सेल डिवीजन कहते हैं मैम। दो तरह के सेल डिवीजन होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। सो सेल डिवीजन का एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मोस्ट ऑफ द सेल्स डिवाइड करते हैं, मोस्ट ऑफ द सेल्स जिस प्रोसेस से डिवाइड करते हैं उसे हम कहते हैं माइटोसिस। दे मेनली डिवाइड फॉर ग्रोथ, एंड इस प्रोसेस में जो मदर सेल होती है वो 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल को रिप्रोड्यूस करती है, फॉर्म करती है, ठीक है। एंड डॉटर सेल्स के सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे जितने मदर सेल के पास होंगे, ठीक है। और ये टिश्यू हेल्पफुल है ग्रोथ में, जितने भी टिश्यूज़ होते हैं ग्रोथ में और रिपेयर में। माइटोसिस का ये डायग्राम देखिए, इसमें जो मदर सेल होती है वो एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड मतलब वो 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल प्रोड्यूस करती है, एंड उनमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही होते हैं, ठीक है। अब हम बात करें नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल डिवीजन की, दैट इज़ मियोसिस। तो कुछ ऐसे वो होते हैं एनिमल्स या प्लांट्स सेल्स होते हैं जो कि गैमेट्स वो डिवाइड करते हैं जिससे गैमेट्स को बना सके, ठीक है। तो वो एक प्रोसेस के थ्रू डिवाइड करते हैं जिसे हम कहते हैं मियोसिस। और जब मियोसिस में सेल डिवाइड होता है तो 4 सेल निकलते हैं इंस्टेड ऑफ जस्ट 2, एंड जो नए सेल होते हैं उनमें जितने मदर सेल में होते हैं ना, मदर सेल से हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही होते हैं। ये आपको दिख रहा होगा मियोसिस। तो ये हमने देखा। अब अच्छा, मियोसिस में ना 2 स्टेजेस पे होते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो जो मियोसिस होता है बच्चा, उसने क्या किया, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो प्रोड्यूस किया, ठीक है।
होप आपको ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ समझ में आया होगा। हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, इसके लास्ट में मेरे क्वेश्चंस भी डाले हम, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, दैट इज टिश्यूज़, ठीक है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल से बने हुए होते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक सिंगल सेल ही परफॉर्म करते हैं सारे बेसिक फंक्शन को, ठीक है। लेकिन ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल है, चैप्टर 5 में पढ़ा है। तो ह्यूमन बींग्स में मल्टी सेल्स कई सारे सेल को एक स्पेसिफिक फंक्शन दे दिए जाते हैं। मैंने आपको चैप्टर 5 में भी समझाया भी था। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स में जो मसल सेल्स होते हैं वो हेल्प करते हैं कॉन्ट्रैक्शन में, रिलैक्शन में, जिससे मूवमेंट होती है। नर्व सेल्स मैसेजेस को कैरी करते हैं। ब्लड जो होता है वो फ्लो करते हैं जिससे ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर पाए। तो डिफरेंट सेल्स का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर प्लांट्स की बात करें तो वस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। ये फूड और वाटर कंडक्ट करते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिविजन ऑफ लेबर होते हैं। डिफरेंट सेल्स डिफरेंट बेसिक फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं। तो क्लस्टर ऑफ सेल्स को जो कि एक बेसिक फंक्शन ले लेते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन ले लेते हैं, उन्हें हम कहते हैं टिश्यू। सो ए ग्रुप ऑफ सेल्स दैट है सिमिलर स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर में सेम होता है, एंड वर्क टुगेदर टू अचीव ए पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म्स ए टिश्यू, ठीक है। समझ में आ गया। इसका एग्जाम्पल आ जाएगा ब्लड फ्लो या मसल, जो कि हम आगे अभी पढ़ेंगे, ठीक है। एक साइकिल होती है, जैसे सेल्स से, ये हमने छोटी क्लास में पढ़ा भी था, दैट सेल्स होते हैं, सेल से बनते हैं जो क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं उनसे टिश्यूज़ जब टिश्यूज़ का ग्रुप होते हैं उससे बनते हैं ऑर्गेन्स के ग्रुप से बनते हैं ऑर्गेन सिस्टम, और ऑर्गेन सिस्टम जब बनते हैं तो फिर बनता है हमारा ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब एक छोटा सा डिफरेंस है प्लांट के टिश्यूज़ के बीच में एंड एनिमल टिश्यूज़ के बीच में। सबसे पहला जो प्लांट टिश्यूज़ होते हैं बच्चा, उसमें डिफ्रेंसीशन होती है। मतलब जो प्लांट टिश्यूज़ होते हैं वो दो टिश्यूज़ में डिवाइड होते हैं, एक तो होता है मेरिस्टेमेटिक और एक होता है परमानेंट। वेयर एज एनिमल में ऐसा कोई डिफ्रेंसीशन नहीं होता है, ठीक है। अब जो प्लांट टिश्यू होते हैं ना, उन्हें सिर्फ स्टेशनरी ऐसे खड़े रहना होता है, अपराइट उन्हें खड़ा रहना होता है, उन्हें कोई लोकोमोशन शो नहीं करनी होती, ठीक है। सो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन उसी तरीके से होता है। एंड ये जो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें लेस मेंटेनेंस एनर्जी चाहिए होती है, कम एनर्जी चाहिए होती है, कम मेंटेनेंस एनर्जी, क्योंकि उन्हें लोकोमोशन परफॉर्म नहीं करना होता, और देयरफॉर ऑर्गेनाइजेशन भी ईजी होती है। एनिमल टिश्यूज़ में उन्हें लोकोमोशन परफॉर्म करना होता है। हाई मोबिलिटी ऑफ एनिमल्स के हिसाब से जो टिश्यू है वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, देयरफॉर रिक्वायर करते हैं वो हाई मेंटेनेंस एनर्जी, और ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स होता है। एंड जो प्लांट होते हैं उसे अपराइट सिर्फ खड़े रहना होता है, इसलिए डेड सपोर्टिव टिश्यू ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू लिविंग टिश्यूज़। एंड एनिमल टिश्यूज़ की बात करें बच्चा, तो एनिमल टिश्यूज़ को लोकोमोशन शो करना होता है एनिमल्स को, देयरफॉर उनके में लिविंग सपोर्टिव टिश्यूज़ ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू डेड सपोर्टिव टिश्यूज़। अब एक छोटा सा कंपैरिजन है जिससे आपको याद रहेगा कि इसमें हमें पढ़ना क्या है, ठीक है। तो प्लांट टिश्यूज़ में हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, एक है मेरिस्टेमेटिक और एक है परमानेंट। तो देखो पहला पार्ट है इसका प्लांट टिश्यूज़ का, दूसरा पार्ट है इसका एनिमल टिश्यूज़ का। प्लांट टिश्यूज़ में मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट में डिवाइड हो जाते हैं। मेरिस्टेमेटिक होते हैं डिवाइडिंग टिश्यूज़, वो टिश्यूज़ जो आगे चल के डिवाइड होते हैं, जिनमें 3 आ जाते हैं, एपिकल, लैटरल, इंटरकैलरी। एंड परमानेंट होते हैं नॉन डिवाइडिंग टिश्यूज़, ऐसे टिश्यूज़ जो कि अब अपनी परमानेंट स्टेज पे होते हैं, जब डिवाइड नहीं करेंगे। एंड इसमें भी 2 उसमें आ जाते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल होता है पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, एंड कॉम्प्लेक्स हो गया जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ का डिस्क्रिप्शन से स्टार्ट करेंगे। तो देखो जहाँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होता है उधर उधर प्लांट की ग्रोथ होती है, ठीक है। क्योंकि मेरिस्टेमेटिक को हम डिवाइडिंग टिश्यूज़ भी कहते हैं, तो वो कुछ ही पॉइंट्स पे प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल हमने इसमें क्या पढ़ा, 3 पढ़े थे, एपिकल, लैटरल, इंटरकैलरी। तो एपिकल मेरिस्टेम जो स्टेम्स हो गया या रूट्स हो गया, उनके ग्रोइंग टिप्स पे प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि उन्हें ग्रो करना होता है। एंड देयरफॉर ये स्टेम और रूट की लेंथ को बढ़ाते हैं, ये जो लेंथ होती है ना वर्टिकली, उन्हें भी बढ़ाते हैं, ठीक है। जितना भी हमारा स्टेम या रूट का गिर्थ होता है, जितना भी इनका विथ होता है, वो लैटरल मेरिस्टेम से बढ़ता है। एंड जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है वो आपको दिखेगा नियर दी नोड, डायग्राम में दिखा देती हूँ आपको। ये एपिकल हो गया जो कि स्टेम्स और रूट की ग्रोइंग टिप्स भी प्रेजेंट हो गया, एंड लैटरल जो कि उनकी बेसिकली विथ बढ़ाता है, और इंटरकैलरी नोड्स पे प्रेजेंट हो गया,
समझ में आएगा। तो जो सेल्स होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं क्योंकि उन्हें आगे चल के डिवाइड करना होता है। उनके बहुत डेंस साइटोप्लाज्म होता है और पतली पतली वॉल्स होती है जो सेल्यूलोज से बनी हुई होती है एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होते हैं और उनके अंदर बच्चे वैक्यूल्स जो होती है वो भी नहीं होती है। ठीक है, तो ये आप डायग्राम देख लो, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आता है, ये भी आपको जो है ध्यान रखना होता है। ठीक है, छोटा सा डायग्राम है, बस 3 ही लेबलिंग करनी है। ओके, आगे बढ़ते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू की तरफ। तो सबसे पहले डिफ्रेंसिएशन को समझेंगे, डिफ्रेंसिएशन से ये हमें सब समझ में आएगा। तो डिफ्रेंसिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं वो परमानेंट टिश्यूज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं, फाइनली वो डिवाइड कर जाते हैं और परमानेंट टिश्यूज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिक्स्ड शेप लेके, साइज लेके या फंक्शन लेके। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट टिश्यूज़ में कन्वर्ट होते हैं उसे हम डिफ्रेंसिएशन कहते हैं। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू में 3 आ जाते हैं हमारे, एक है पैरेन्काइमा, एक है कोलेनकाइमा, एक है स्क्लेरेन्काइमा। तो आप पैरेन्काइमा से स्टार्ट करेंगे। तो पैरेन्काइमा जो होता है बच्चे, पतली सेल वॉल होती है, बहुत लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होता है, लूजली अरेंज्ड होते हैं एंड लिविंग सेल्स होते हैं एंड आइसोडायमेट्रिक होती है, इक्वल होता है। और पैरेन्काइमा में 2 आ जाता है, क्लोरेन्काइमा, एरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा होता है जब पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल आ जाता है कुछ सिचुएशंस में, तो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है वो, जिसे हम कहते हैं क्लोरेन्काइमा। एंड एरेन्काइमा होता है जब पैरेन्काइमा के लार्ज एयर कैविटीज़ होती है, जो वो अंदर से हॉलो हो जाएगा, जिससे एक्वेटिक प्लांट्स के फ्लोटिंग में ईजी रहता है। तो पैरेन्काइमा समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो जो कोलेनकाइमा होता है उधर भी लिविंग सेल्स होते हैं एंड पैरेन्काइमा में भी लिविंग सेल्स थे। इसमें लिटल इंटरसेलुलर स्पेस होता है, उधर लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस था। बच्चे ये इरेगुलरली थिकेंड होता है द कॉर्नर्स, मतलब कई जगह से काफ़ी थिक होते हैं, कई जगह से पतले होते हैं। वेयर पैरेन्काइमा में क्या होता है, थिन सेलुलोज की वॉल्स होती हैं, ठीक है, एलोंगेटेड होते हैं एंड ये एपिडर्मिस के नीचे पाए जाते हैं। एपिडर्मिस हम आगे पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। एंड अब हम पढ़ेंगे कोलेनकाइमा के बारे में। तो कोलेनकाइमा जो होता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब फॉर एग्जांपल क्लाइंबर्स की बात करें, क्लाइंबर्स जो होते हैं वो क्या हो पाते हैं, बेंड हो पाते हैं। तो जो बेंडिंग होती है वेरियस पार्ट्स की और वो टूटते भी नहीं, वो कोलेनकाइमा की वजह से ही हो पाती है। ठीक है, स्क्लेरेन्काइमा में डेड सेल्स होते हैं और इधर ना सेल बहुत मोटी होती है सेल वॉल, क्यों, क्योंकि इधर लिग्निन एक स्पेशल सब्सटेंस जो कि लिग्निन उधर होता है। लो इंटरसेलुलर स्पेस होता है, इधर काफ़ी लो इंटरसेलुलर स्पेस होता है, क्लोजली पैक्ड होते हैं एंड ये प्रेजेंट होते हैं स्टेम्स में अराउंड वस्कुलर बंडल्स, मतलब अराउंड जाइलम एंड फ्लोएम एंड लीव्स की जो लीव्स में जो वेन्स होती हैं उनके अराउंड। ये बेसिकली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं एंड किसी भी प्लांट को हार्ड या स्टिफ बनाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोकोनट हैज़ के, जो कोकोनट का ये ब्राउन ब्राउन पार्ट होता है वो इतना हार्ड क्यों होता है, क्योंकि तो स्क्लेरेन्काइमा होते हैं। या नट्स एंड सीड्स है वो हार्ड क्यों होता है, क्योंकि तो स्क्लेरेन्काइमा होता है। देखो इधर आप डायग्राम दिख रहा होगा, ये हमारा हो गया पैरेन्काइमा, आइसोडायमेट्रिक है एंड लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस है। ठीक है, अब हम बात करें कोलेनकाइमा, तो आपको दिख रहा होगा कि कैसे इधर जो है न्यूक्लियस है, वॉल जो है इरेगुलर थिकेंड है एंड इधर बात करें तो बहुत ज़्यादा थिक वॉल है लिग्निन की डिपोजिशन की वजह से एंड लो इंटरसेलुलर स्पेस आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी परमानेंट टिश्यू की तरफ। हमने जो है सिंपल पढ़ लिया है, अब हमारा बचा है प्लांट टिश्यूज़ का लास्ट टॉपिक, दैट इज़ परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जाइलम में, फ्लोएम में। तो जो जाइलम होता है वो हेल्प करता है कि जो वाटर है वो रूट्स से प्लांट की टिप तक ट्रांसपोर्ट हुए एंड फ्लोएम की फूड का ट्रांसपोर्टेशन हुए, ट्रांसलोकेशन हुए। एंड कैसे, कहाँ पर बनता है फूड, लीव्स में बनता है, दैट इज किचन ऑफ द प्लांट में बनता है। तो लीव से बाकी पार्ट्स तक जो जाइलम होता है वो 4 टाइप की सेल से बना हुआ होता है, ट्रैका, वेसल्स, जाइलम, पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स एंड फ्लोएम 5 टाइप ऑफ सेल से बना हुआ होता है, सीव ट्यूब्स, सीव सेल्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम, पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। एंड जाइलम का एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, सिंगल फ्लो होता है ऐसे करके, लेकिन फ्लोएम का मल्टी डायरेक्शनल फ्लो होता है, इधर भी जाना है, इधर भी जाना है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम है, ये भी आपको एक बार लर्न करने है, ट्रैकाइड, ये वेसल, ये जाइलम, पैरेन्काइमा। ठीक है, ये फ्लोएम का डायग्राम है जहाँ पर आपको दिखेंगे कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम, पैरेन्काइमा, सीव ट्यूब, सीव सेल्स, ये सब आपको दिखेगा। अब हम आ जाते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होता है, मैंने आपको कहा था
कि मैं इसे बाद में बताऊँगी। तो एपिडर्मिस होता है जो प्लांट के पार्ट की अपर मोस्ट लेयर होती है। अगर आपकी मैम ने बायो की लैब में एक्सपेरिमेंट करवाया हो तो लीव है, ये लीफ है। अगर हमने ना इसकी बहुत पतली सी लेयर होती है जो कि ग्रे कलर में होती है, एकदम ट्रांसपेरेंट होती है, उसे हम कहते हैं एपिडर्मिस, जो कि जितने भी प्लांट के पार्ट होते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करती है। एंड इधर सिंगल लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, को इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसे प्रोटेक्टिव टिश्यू है, इसे प्रोटेक्टिव रोल प्ले करना होता है। एंड ये प्रोटेक्ट करता है कि मैकेनिकल इंजरी ना हो जाए प्लांट को, या पैरासिटिक फंगाई ना हो जाए, ये सब। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक टर्म्स, दैट इज स्टोमेटा, कॉर्क एंड क्यूटिन। तो स्टोमेटा क्या हो गया? लीफ के सरफेस पे टाइनी टाइनी ओपनिंग्स होती है, छोटी छोटी ओपनिंग्स होती है, जो कि ऐसे 2 किडनी शेप्ड गार्ड सेल से एनक्लोज होती है, वो हमारी होती है स्टोमेटा। स्टोमेटा की वजह से ही गैसेस में एक्सचेंज हो पाता है, जो ऑक्सीजन होता है वो रिलीज होता है। एंड जितने भी प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन होता है, जब एक्सेस वाटर निकलता है प्लांट से, वो हो पाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कॉर्क। कॉर्क जो होता है उसमें सेल्स डेड होते हैं एंड कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, और इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता क्योंकि इसे भी प्रोटेक्टिव रोल प्ले करना होता है। एंड एक सब्सटेंस है जिसका नाम है सुबेरिन, जिससे ये गैसेस एंड वाटर से इम्परवेस होता है, वाटर प्रूफ हो पाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्यूटिन। क्यूटिन सिर्फ डेजर्ट प्लांट में प्रेजेंट होता है, कुछ प्लांट में प्रेजेंट होता है जैसे डेजर्ट प्लांट्स, एंड इससे ट्रांसपिरेशन नहीं होता, इट प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। अब हम पढ़ेंगे अपने सेकंड टॉपिक, जो टिश्यूज़ है उसके सेकंड पार्ट की तरफ, दैट इज़ एनिमल टिश्यूज़। तो एनिमल टिश्यूज़ में हमारा 4 टाइप के टिश्यूज़ हैं। सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू, फिर है मस्कुलर टिश्यू, फिर है कनेक्टिव टिश्यू, फिर है नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल में 4 तरह के टिश्यू आ जाएंगे, स्क्वेमस एपिथेलियल, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम, एंड कॉलमनर में एक सिलिएटेड भी आ जाते हैं, एंड ग्लैंडुलर। मस्कुलर में 3 टाइप की मसल आ जाएंगी, स्ट्रेटेड जिसे हम वॉलेंट्री भी कहते हैं, स्मूथ जिसे हम इनवॉलेंट्री भी कहते हैं, एंड कार्डियक जो कि हार्ट मसल्स होती है, हार्ट में प्रेजेंट होती है। फिर कनेक्टिव में हमारा आ जाएगा ये कुछ पर्टिकुलर कि कहाँ कहाँ पर होते हैं, कौन कौन से कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, एंड फिर आ जाएगा नर्वस। तो मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया कि एनिमल टिश्यू में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे नर्वस टिश्यू से। हम छोटे छोटे टॉपिक से स्टार्ट किया, जिससे नर्वस टिश्यू काफ़ी छोटा है। तो देखो, वो नर्व सेल्स को कंसिस्ट करते हैं जिसे हम न्यूरॉन्स कहते हैं। एंड नर्वस टिश्यू कहाँ पर पाया जाता है, कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में और नर्व्स में। अब नर्वस टिश्यू क्या करता है बच्चा? ये मैसेजेस को कैरी करते हैं, किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में। एक पार्ट ऑफ द बॉडी एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक कैरी करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, एंड इट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई छूता है तो आपको एकदम फील होता है, आपको एकदम सेंस होता है। क्यों? नर्वस टिश्यू की वजह से। ठीक है, उसके एक सेल बॉडी होती है जो कि कंटेन करता है एक न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। आपको डायग्राम दिखाती हूँ, ये हमारा हो गया न्यूक्लियस और ये हमारी हो गई सेल बॉडी। ये हमारा ये जितना भी येलो पार्ट है हमारा हो गया साइटोप्लाज्म। ठीक है, इट हैज़ ए हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड डेंड्राइट्स एंड ए लॉन्ग पार्ट कॉल्ड एक्सन हैविंग नर्व एंडिंग्स। तो ये हमारा ये जो आपको एकदम स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, हमारा डेंड्राइट हो गया, एकदम लॉन्ग पार्ट ही हमारा एक्सन हो गया, और एक नर्व एंडिंग हो जाती है इसकी। ठीक है, एक्सॉन एज ए प्रोटेक्टिव कवरिंग कॉल्ड माइलिन शीथ। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, ये आप छोड़ दीजिए। नेक्स्ट है द न्यूरॉन्स आर जॉइन टुगेदर टू फॉर्म नर्व फाइबर्स। जो न्यूरॉन्स होते हैं ना बच्चे, वो एक साथ जॉइन किए जाते हैं जिससे नर्व फाइबर्स प्रोड्यूस हो सके, फॉर्म हो सके। एंड ये भी आपके एनसीईआरटी में नहीं है, तो ये भी आप कट कर दो। ठीक है, तो नर्वस टिश्यू का डायग्राम अच्छा है, इंपॉर्टेंट होता है, एंड इसका डिस्क्रिप्शन भी आ जाता है। तो ध्यान रखना है, डेंड्राइट हो गया, ये लॉन्ग पार्ट एक्सॉन जिसकी एक नर्व एंडिंग्स होती है, ये सेल बॉडी हो गई, ये न्यूक्लियस, एंड इसका ये येलो पार्ट साइटोप्लाज्म। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाता है दैट इज़ एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू जो होता है एनिमल्स में एक प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है, एंड ये फॉर्म करता है जो स्किन होता है, आउटर कवरिंग, जैसे स्किन या जितने भी ऑर्गन्स की आउटर कवरिंग होती है, ब्लड वेसल्स की इनर लाइनिंग होती है। एंड इधर जो सेल्स होते हैं दे आर क्लोजली अरेंज्ड, क्योंकि और इंटरसेलुलर स्पेस भी नहीं होता है, वही चीज़ आज एक प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है, क्योंकि और वो एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर जो अरेंज होते हैं। जब हम टाइप्स पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू के, तब मैं आपको बताऊंगी कैसा बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये इंटरनल ऑर्गन्स को करता है प्रोटेक्ट, ये सीधा फंक्शन आ गया, इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। एंड एपिथेलियल टिश्यू इंटेस्टाइन पे प्रेजेंट होता है। तो
जितना भी वाटर को अब्जॉर्प्शन का काम है, फूड को डाइजेस्ट करने का काम है, वो भी एपिथेलियल टिश्यू करते हैं। किडनीज़ में प्रेजेंट होता है तो जितना भी वेस्ट सेक्रीट करना होता है वो भी एपिथेलियल टिश्यू करते हैं। लंग्स में गैसेस का एक्सचेंज एपिथेलियल टिश्यू करते हैं। बॉडी को कवर करता है एंड उसे प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट एनी मैकेनिकल इंजरी एंड कोई भी हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स क्या होते हैं? तो 4 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला स्क्वेमस एपिथेलियम। तो स्क्वेमस एपिथेलियल में बेसमेंट ऑफ मेम्ब्रेन में, ये बेसमेंट है, इरेगुलर सेल्स जो होते हैं अरेंज होते हैं। अब उसमें भी 2 तरह के आ जाते हैं, क्या सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम जिसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन में ऐसे सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है, ये हमारा क्या है सिंपल स्क्वेमस, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है। उसके बाद आ जाते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, जहाँ आपको देखने को मिल रहा है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है लेकिन मल्टी लेयर ऑफ सेल्स इधर अरेंज्ड है बेसमेंट मेम्ब्रेन पे, ठीक है, जिससे ऑब्जॉर्प्शन हो पाते हैं, प्रोटेक्शन हो पाते हैं, सिक्रीशन हो पाते हैं। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? ऑइसोफेगस एंड जो माउथ की लाइनिंग होती है इधर। नेक्स्ट आ जाता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन पे क्यूब शेप्ड सेल्स होते हैं। ये आपको दिख रहा होगा क्यूब्ड शेप सेल्स आ गए, ठीक है, देखो। एंड ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? किडनी ट्यूबल्स की लाइनिंग में या सेलिवरी ग्लैंड्स के डक्ट्स पे। उसके बाद है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ऐसे कुछ कॉलमनर सेल्स होते हैं। कॉलमनर सेल्स क्या होते हैं वो देखो, उसे पहले पढ़ा देती हूँ। कॉलमनर सेल्स होते हैं कोई भी बेसमेंट मेम्ब्रेन पे जब लॉन्ग कॉलम शेप सेल्स अरेंज होते हैं, ठीक है। सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम इसका टाइप है। तो कभी कभी ना इन कॉलमनर एपिथेलियम में सीलियाज आ जाते हैं, उन्हें हम सीलेटेड एपिथेलियम कहते हैं। तो ये हमारा नॉर्मल हो गया कॉलमनर, इधर जो सीलियाज आ जाते हैं, ठीक है। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम होता है कुछ ऐसे कॉलमनर सेल्स होते हैं जो कि ऐसे फ्लास्क शेप्ड सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है और कुछ केमिकल्स को सेक्रीट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं बच्चा ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टिश्यू की तरफ, दैट इज मस्कुलर टिश्यू। तो जितनी भी मूवमेंट्स होती है बॉडी में वो किसके वजह से होती है? मस्कुलर टिश्यू की वजह से होती है। एंड ये क्या कंसिस्ट करते हैं? एलोंगेटेड सेल्स जिन्हें हम मसल फाइबर्स कहते हैं। 3 तरह की मसल होती है, एक होती है स्ट्रेटेड या वॉलेंट्री, इसे हम स्केलेटल मसल भी कहते हैं। बच्चा इसका अगर हम डायग्राम देखेंगे ना तो इनमें लाइट एंड डार्क स्ट्रेटिएशंस होती हैं। देखो ये हमारा स्केलेटल मसल हो गया, कई जगह यह डार्क है, कई जगह यह लाइट है, तो लाइट एंड डार्क स्ट्रेटिएशंस होती हैं। एंड ये जो सेल्स होते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। देखो कितने लॉन्ग है, और आपको दिख रहा होगा ऐसे सिलेंडर की शेप में, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, कई सारे न्यूक्लियस होते हैं। इन्हें हम स्केलेटल मसल्स कहते हैं। क्यों कहते हैं बच्चा? क्योंकि ये बोन से अटैच होती हैं एंड ये ना हमारी विल पावर के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। जैसे हम चाहे अगर हम अपने हाथ को ऐसे मोड़ना चाहे, ऐसे स्ट्रेच करना चाहे, तो वो हमारी विल पावर के अकॉर्डिंग होते हैं ना, तो इसलिए हम बच्चा वॉलेंट्री मतलब इन्हें वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं एंड ये हेल्प करते हैं वॉलेंट्री मूवमेंट्स, ठीक है। अनस्ट्रेटेड और स्मूथ मसल्स, ठीक, और उसका उल्टा है, जैसे इनमें लाइट एंड डार्क स्ट्रेटिएशंस नहीं होती हैं। और वो सेल्स हमारा क्या थी, वो वाला मसल मल्टी न्यूक्लिएटेड, ये यूनी न्यूक्लिएटेड होती है, एक ही न्यूक्लियस होता है। एंड ये जो मसल्स होती है ये ब्लड वेसल्स के अराउंड प्रेजेंट होती है, या जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होती है उधर प्रेजेंट होती है। एंड ये हमारे विल पावर के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करती है, इसलिए हम इन्हें इनवॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। ये हमें दिख गई स्मूथ मसल्स, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कार्डियक मसल्स। तो कार्डियक मसल की भी लाइट एंड डार्क बैंड्स हो गए। एंड ये मसल्स कहाँ पर प्रेजेंट होती है? हार्ट में प्रेजेंट होती है। तो जब हार्ट की बात आ गई तो ये तो हमारी विल पावर के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे ही नहीं, ठीक है। ये भी ब्रांच जो होती है वो सिलेंड्रिकल होती है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, दैट इज़ कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज़ द लास्ट टिश्यू। तो देखो 3 टाइप के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, हार्ड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में आ जाते हैं ब्लड, लिम्फ, एंड डेंस में आ जाते हैं टेंडन एंड लिगामेंट, एंड हार्ड कनेक्टिव टिश्यू में कार्टिलेज एंड बोन। तो जो सेल्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के उधर वो लूजली स्पेस्ड होते हैं एंड एक मैट्रिक्स में एम्बेडेड होते हैं, मैट्रिक्स होते हैं उनके अंदर। अब मैट्रिक्स या तो बहुत ज़्यादा डेंस हो सकता है, सॉलिड फॉर्म में हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, रिजिड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले पढ़ते हैं दैट इज़ ब्लड, ठीक है। सबसे पहले है ब्लड। तो ब्लड का फ्लूइड मैट्रिक्स होते हैं, लिक्विड मैट्रिक्स होते हैं जिसका नाम होता है प्लाज्मा, जहाँ पर जितने भी आरबीसीज होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं, जहाँ पर आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स वो सारे एम्बेडेड होते हैं। अब प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स भी आ जाते हैं, सॉल्ट्स भी आ जाते हैं, हॉर्मोन्स भी आ जाते हैं। एंड ब्लड जब फ्लो करता है
एंड ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन को, गैसेस को, डाइजेस्टेड फूड को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक, ठीक है। अब ब्लड का कंपोजिशन दे रखा है प्लाज्मा, जो कि उसके एक फ्लूइड मैट्रिक्स होते हैं एंड सेलुलर कंपोनेंट्स। तो प्लाज्मा हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट करने में फूड को, गैसेस को एंड जितने भी डाइजेस्टेड फूड है, और उसका क्या फंक्शन है, जितने बॉडी में टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना। सेलुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं वो भी मैंने डाले हैं, उनका डिस्क्रिप्शन भी डाला है, वो मैंने आगे डाला है, ठीक है। अभी आप इतना ध्यान रखो, ब्लड का एक फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जिसका नाम है प्लाज्मा, जहाँ पर आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स एम्बेडेड होते हैं एंड ये प्लाज्मा प्रोटीन, सॉल्ट्स और हार्मोन्स को कंटेन करते हैं एंड इनका फंक्शन होता है बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बोन। तो बोन एक और तरह का कनेक्टिव टिश्यू है जो कि एक फ्रेमवर्क, एक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है, ठीक है। ये पूरी जितने मेन ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के उन्हें सपोर्ट करता है, उनको स्ट्रॉन्ग बनाए रखता है एंड ये एक ऐसा टिश्यू है जो कि नॉन फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल नहीं होता है, ये बहुत हार्ड होता है, रिजिड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। एंड बोन के जो सेल्स होते हैं उन्हें हम ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं, जो कि एक, और इसका हार्ड मैट्रिक्स होता है जो कि कैल्शियम और फॉस्फोरस से बना हुआ होता है। तो ब्लड का फ्लूइड मैट्रिक्स हो गया जिसका नाम, जो कि बना हुआ होता है प्रोटीन्स से, सॉल्ट्स और हार्मोन से। एंड बोन का हमारा हो गया एक स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स, एक हार्ड मैट्रिक्स जो बना होता है कैल्शियम और फॉस्फोरस के कंपाउंड से, ठीक है। फिर आ जाते हैं लिगामेंट एंड टेंडन। तो इसका डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। तो लिगामेंट कंटेन करते हैं मसल्स को बोन से, ये कनेक्ट करते हैं मसल्स को बोन से। टेंडन की बात करें तो ये एक बोन को दूसरी बोन से कनेक्ट करता है। लिगामेंट ऐसे होते हैं, वो लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है उनकी, लिमिटेड फ्लेक्सिबल होते हैं एंड लेस इलास्टिक होते हैं। एंड टेंडन की बात करें तो हाईली इलास्टिक होते हैं, उनमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रेजेंट होती है, ठीक है। टेंडन्स में ग्रेट स्ट्रेंथ होती है। अच्छा एक सेकेंड रुको, इधर ना टेंडन आएगा, ठीक है, और इधर लिगामेंट आएगा, ठीक है। थोड़ा सा गलत हो गया ये काटो। तो टेंडन क्या कनेक्ट करता है मसल को बोन से, लिगामेंट कनेक्ट करता है बोन को बोन से एंड, ठीक है। टेंडन लेस इलास्टिक होते हैं, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लिगामेंट हाईली इलास्टिक होते हैं, उनकी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। टेंडन्स में ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, लिगामेंट में कम स्ट्रेंथ होती है, कंसिडरेबल स्ट्रेंथ होती है। टेंडन ज़्यादा मैट्रिक्स कंटेन करते हैं एज़ कम्पेयर टू लिगामेंट, ठीक है। उसके बाद है एरियोलर एंड एडिपोज टिश्यू। तो देखो एरियोलर टिश्यू हमें स्किन में या मसल्स के बीच में पाया जाता है, ब्लड वेसल्स के अराउंड या नर्व्स में, ठीक है। जितना भी ऑर्गन्स के अंदर स्पेस होते हैं वो एरियोलर टिश्यू से भरा जाता है। जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उन्हें सपोर्ट करता है एंड टिश्यू की रिपेयरिंग में हेल्प करता है, ठीक है। जितने भी फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, कोलेजन फाइबर्स होते हैं, वो एरियोलर टिश्यू कंटेन करता है। फिर आ जाते हैं एडिपोज टिश्यू पे। तो एडिपोज टिश्यू स्किन या इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में पाया जाता है एंड जो स्टोरेज होता है ना फैट का, जितने फैट सेल्स होते हैं, ये फैट सेल्स और एडिपोसाइट्स कंटेन करते हैं, फैट सेल्स ये कंटेन करते हैं। तो फैट्स का जो स्टोरेज होता है वो एडिपोज टिश्यू होता है एंड देयरफॉर ये एक्ट करता है इंसुलेटर एंड देयरफॉर थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। क्योंकि हम देखोगे जैसे मोटे लोगों को ज़्यादा गर्मी लगती है तो वो थर्मल इंसुलेशन ही प्रोवाइड करता है, ठीक है। फिर आ जाते हैं लिम्फ की बात करेंगे। लिम्फ एक ऐसा फ्लूइड है जो कि कैपिलरीज से रिलीज होता है इंटरसेलुलर स्पेस में एंड ये कई सारा कंटेन करता है मतलब मटेरियल जैसे प्लाज्मा एंड WBC जिसे हम लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सेलुलर कंपोनेंट्स में, जो कि मैं आपसे कहती हूँ बताऊँगी। तो देखो RBC सबसे पहले जिन्हें हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, उन्हें हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं एंड ये हेमोग्लोबिन को कैरी करती हैं, जो कि ऑक्सीजन के साथ अटैच होते हैं और ये हर एक पार्ट तक, हर एक सेल तक उसे ट्रांसपोर्ट करती है। फिर आ जाते हैं WBC जिन्हें हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, जो कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। जितनी भी इन्फेक्शियस डिसीजेज होती है, जितने भी मतलब ऐसी हार्मफुल डिजीज होती है एंड देयरफॉर ये एक्ट करती है सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। फिर है प्लेटलेट्स के को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं एंड आपने देखा होगा अगर चोट लग जाए है ना तो वो थोड़े दिनों बाद खुद ही बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि ये प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती हैं एंड ये हेल्प करती है इन ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे, क्योंकि हमने कवर कर लिए है दोनों चैप्टर, हमने टिश्यूज़ भी कवर कर लिया है एंड सेल भी कवर कर लिया है बहुत अच्छी तरह से, विल डायग्राम एंड नोट। तो अब हम करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो आते हैं एंड आप इनके जो क्वेश्चंस के आंसर एक बार वीडियो को पॉज करना, फिर
आप एक बार चेक करना, ठीक है। सबसे पहले हु डिस्कवर्ड सेल्स, सेल्स किसने डिस्कवर किए थे, तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सो इसका क्या आ जाएगा आंसर, सेकंड, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किए थे 1665 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, द पावर हाउस ऑफ द सेल इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा ऐसा ऑर्गेनल है जो अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है। अब देखो इसमें सोचने की बात है। अब मैम कहेंगे, बच्चे कहेंगे कि मैम आपने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल कंटेन करते हैं, लेकिन मैंने ये भी तो बताया था दैट न्यूक्लियस भी कंटेन करते हैं, तो इनमें से न्यूक्लियस हमारा आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट का रॉबर्ट हुक, नेक्स्ट का माइटोकॉन्ड्रिया एंड नेक्स्ट का न्यूक्लियस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस बताने हैं। तो न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर होता है सेल का, बेसिकली ब्रेन होता है सेल का, एंड इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, दैट ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। ये न्यूक्लियस होता है ना, जस्ट अ मिनट, ये ऐसे होता है ना, ठीक है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। ये कंटेन करता है क्रोमोसोम जो कि डीएनए से बने हुए होते हैं, एंड कंटेन करता है न्यूक्लियोलस, ठीक है। उसके आप ये भी लिख सकेंगे दैट ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है इसमें पोर्ट्स होते हैं विच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम दी न्यूक्लियस टू दी साइटोप्लाज्म। क्या क्या फंक्शन होते हैं, अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल स्टोर करता है एंड कंट्रोल करता है सेल में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, रेगुलेट करता है सेल डिवीजन, मैंने बताया था सेलुलर रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो सेल डिवीजन एंड ग्रोथ, एंड ये रिस्पॉन्सिबल है इनहेरिटेंस के लिए, जो ट्रांसफ़र होता है इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू दी नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम, दैट एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस विद एन एग्जाम्पल। सो ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन होते हैं, ठीक है। सो ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन अक्रॉस ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। फॉर एग्जांपल अगर हम रेजिन्स को, किशमिश को वाटर के अंदर रख देते हैं तो वो स्वेल कर जाते हैं। क्यों स्वेल कर जाते हैं, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो हाई टू लो हो जाते हैं, मतलब सराउंडिंग से वो सेल के अंदर आते हैं, ठीक है, मतलब बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है। अब है राइट द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो आपको क्वेश्चन बता रही हूँ ये तो आपको करनी है, साथ ही साथ आपको जितने भी इंटेक्स्ट है बायो के, जितने भी क्वेश्चन है बैक एक्सरसाइज के, वो भी करनी है। इससे आपको बायो में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी एंड यू विल स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन बायो, ठीक है। सो ये आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखा है, इसका बता देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्लांट सेल्स में सबसे पहला प्लास्टिड्स होता है एंड एनिमल सेल्स में प्लास्टिड्स नहीं होते। प्लांट सेल्स में जो होते हैं एक सेल वॉल होती है जो कि सेल्यूलोज से बनी हुई होती है, या आप लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो सेल्यूलोज वाला, वरना ये तो है ही, दैट इज अ सेल वॉल होती है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। प्लांट सेल में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, एनिमल सेल में या तो नहीं होता या बहुत स्मॉल साइज में होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा, ये वाला पॉइंट कट कर दो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा दैट प्लांट सेल्स में सेंट्रोल्स नहीं होते, एनिमल सेल में होते हैं, ठीक है। एंड जो प्लांट सेल होते हैं इसी के साथ ही हमारे डिफरेंस भी कंप्लीट होता है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट 4 से 5 नंबर में आ सकता है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड सेल्स, एक्सप्लेन हाउ द डिस्कवरी ऑफ सेल्स हेल्प इन द मूवमेंट डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजी। एक ऐसे साइंटिस्ट का नाम बताना है जिन्होंने सेल डिस्कवर किए थे और कैसे सेल्स की डिस्कवरी ने डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजी में हेल्प किया था। सो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किए थे सेल्स इन 1665, जहाँ पर वो ऑब्जर्व करते हैं थिन स्लाइस ऑफ कॉक अंडर ए सेल डिजाइन माइक्रोस्कोप, ठीक है। और इससे साइंटिस्ट को मतलब इससे बायोलॉजी की डेवलपमेंट इसलिए हुई क्योंकि इससे जितने भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने समझा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सेल से बने हुए होते हैं, और बाद में चल के सेल थ्योरी की डिस्कवरी हुई जिससे बायो में लिविंग सेल्स जो होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनका पढ़ना, उनकी स्टडी करना ईजी हो गया, ठीक है। व्हाट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड प्लांट्स, नेम देम एंड एक्सप्लेन देयर फंक्शंस। सो मेरिस्टेमेटिक क्या होते हैं, डिवाइडिंग टिश्यूज होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं मतलब सर्टेन रीजन्स में, ठीक है। एंड ये जो सेल्स होते हैं ये कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं। टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कौन कौन से होते हैं, एपिकल, लैटरल एंड इंटरकैलियम। तो एपिकल मेरिस्टेम रूट्स एंड शूट्स की टिप पे पाया जाता है जो कि हेल्प करते हैं इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ द प्लांट। इंटरकैलियम हमारा लीव्स, बेस ऑफ लीव्स पे पाया जाता है एंड इंटरनोड्स, और बेसिकली गिर्थ इंक्रीज करता है। एंड लेटरल जो है हमारी
गिट्स इंक्रीज नहीं करता, सॉरी, ये लीव्स की ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है। लेटरल करता है गिट्स में इंक्रीज, एंड ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, जितने भी स्टेम्स एंड रूट्स की साइड होती है, जैसे ये हो गई, ठीक है। ये हमारा लैटरल का काम हो गया। नेक्स्ट है डिफाइन ऑस्मोसिस, व्हाट हैपेंस टू ए सेल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो मैंने आपको बता दिया ऑस्मोसिस क्या होता है। और हाइपोटोनिक में क्या होगा, दैट द सेल इट विल स्वेल इन साइज, सो वेयर वाटर एंटर्स द सेल बाय ऑस्मोसिस एंड एज ए रिजल्ट जो सेल है वो स्वेल कर जाते हैं। एंड प्लांट सेल्स में जो सेल है या तो वो टर्जिड बन जाते हैं, बहुत रिजिड बन जाते हैं, क्योंकि सेल वॉल उसे प्रिवेंट करती है कि वो फटे ना, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब करना है आपका स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू एंड मेंशन इट्स स्ट्रक्चर, लोकेशन एंड वन फंक्शन। आई होप आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर जो है एक बार खुद से अटेम्प्ट कर रहे होंगे, फिर ही देख रहे होंगे, ऐसे करिए जाके आपको अच्छी तरह लर्न हो जाए, ठीक है। तो स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू एक एपिथेलियल टिश्यू का टाइप है जिसमें थिन और फ्लैट सेल्स होते हैं जो कि अरेंज्ड होते हैं ओवर ए बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। एंड ये कहाँ पर पाया जाता है, माउथ की लाइनिंग पे एंड लंग्स की एलिवेलियो पे एंड ब्लड वेसल्स पे। एंड ये अलाउ करता है कि डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अच्छी तरह हो एंड सब्सटेंसेस स्पेशली इन द लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। अब हमें बताना है कि डिफरेंस क्या है SCR एंड RER के बीच में, उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन के रिस्पेक्ट में, मतलब स्ट्रक्चर और फंक्शन के बीच में उनके डिफरेंस। सो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है एंड जो मतलब RER होती है, उनका डिफरेंस आ जाएगा दैट RER में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं उनके सरफेस में, जिससे उसे एक रफ अपीयरेंस मिलता है, वेयरएज SCR में ऐसे राइबोसोम्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो स्मूथ होती है। RER जो होती है वो एक मैन्युफैक्चर साइट होती है प्रोटीन की, एंड SCR नहीं होती है, वो बेसिकली सिंथेसाइज करती है लिपिड्स को एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को एंड डिटॉक्सिफाई करती है जितने भी प्रोटीन्स और जितने भी पॉइजन्स और ड्रग्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट एक्सप्लेन व्हाई जाइलम टिश्यू इज इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स एंड नेम द कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम, कि जाइलम टिश्यू प्लांट्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और उसके कंपोनेंट्स बताने हैं। तो जाइलम टिश्यू बच्चा वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम द रूट्स टू टिप ऑफ द प्लांट, इसलिए इम्पॉर्टेंट है एंड इट इज़ ऑल्सो नीडेड, क्योंकि ये वाटर को सप्लाई करते हैं जो कि किसके लिए चाहिए होते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए होते हैं, ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं, बाकी लाइफ प्रोसेस उसको कैरी करने के लिए। एंड इसके कॉम्पोनेंट्स क्या आ जाएंगे, ट्रैकाइट्स, वेसल्स, जाइलम, पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, ठीक है। नेक्स्ट है नेम द सेल ऑर्गेनल्स दैट परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन एंड एक्सप्लेन इट ब्रीफली। ऐसे सेल ऑर्गेनल्स के नाम बताने जो ये सब फंक्शन परफॉर्म करते हैं और उनको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। कंट्रोल से एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल, न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस ही सब कंटेन करता है, वो जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है एंड ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड सेल डिवीजन जैसी एक्टिविटीज़ को भी रेगुलेट करता है। नेक्स्ट है हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स विद इन द सेल, तो ये कौन सा काम करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेटवर्क है मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स का, जो कि हेल्प करता है इन द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स एंड अदर मटेरियल्स विद इन द सेल, एंड प्रोटीन्स और लिपिड्स का भी ये मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। इधर पर्टिकुलर नहीं पूछा RER SCR, इसलिए ये भी आएगा प्रोटीन्स और लिपिड्स का। अगर इन्होंने सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पूछा, अगर इनमें से एक का पूछा होता तो आप पर्टिकुलर लिखते, ठीक है। प्रोड्यूसर्स फूड, क्या करता है, क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल कंटेन करते हैं जिससे फोटोसिंथेसिस होगा और इससे ही फिर फूड बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, दैट इज नेम द टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू फाउंड इन द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन पे कौन सा पाया, स्मूथ मसल टिश्यू। नेक्स्ट है कौन सा मस्कुलर टिश्यू वॉकिंग में हेल्प करता है, तो मूवमेंट में हेल्प कर रहा है, तो स्केलेटल मसल टिश्यू। नेक्स्ट व्हाट आर मसल टिश्यू क्या होते हैं एंड एक्सप्लेन करना है विद देयर टाइप्स विद लोकेशंस, उनके टाइप्स एक्सप्लेन करना है विद लोकेशंस। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं और उनका केमिकल कंपोजिशन भी विद देयर इंपॉर्टेंस। थोड़ा सा बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन तो ये 5 नंबर में आ सकता है, ठीक है। सो देखो मस्कुलर टिश्यू ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो कि कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स को कंटेन करते हैं, जो कि जिसकी से हेल्प होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन में, एंड ये हेल्प करता है मूवमेंट ऑफ द बॉडी एंड जितने भी डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं उनके मूवमेंट में। टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू होते हैं हमारे स्केलेटल, कार्डियक एंड स्मूथ। स्केलेटल अटैच होते हैं टू बोन्स इन आर्म्स, लेग्स एंड अदर बॉडी पार्ट्स, एंड ये मसल्स हमारी विल के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, विल पावर के अकॉर्डिंग, जैसे वॉक करने में, लिफ्ट करने में ऑब्जेक्ट को हमें काफ़ी हेल्प मिलता है। नेक्स्ट है स्मूथ मसल, तो ये हमारा कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जितने भी वॉल्स होते हैं इंटेस्टाइन के, स्टमक के, एंड ये मसल्स जो है हमारे विल पावर के अकॉर्डिंग जो है वर्क करते हैं।
नहीं करते हैं, सॉरी, ऑटोमेटिकली वर्क करते हैं, ठीक है। इसलिए हम इन्हें इनवॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा कार्डियक मसल्स। तो कार्डियक मसल सिर्फ हार्ट में पाई जाती है एंड ये जो मसल्स होती है ये हेल्प करते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन हो कंटिन्यूसली, जिससे ब्लड जो है ना पूरी बॉडी में पंप होता जाए। और जब भी ब्लड की कमी हो जाती है हम देखोगे हाथ सुन्न हो जाता है, ठीक है। एंड जो क्रोमोसोम्स होते हैं, वो पूछा था क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, तो क्रोमोसोम्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं एंड ये जो होती है इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं फ्रॉम द पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ स्प्रिंग। एंड ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं डीएनए एंड प्रोटीन से बने होते हैं और इनका इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहला ये ट्रांसफ़र करते हैं इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रेन। नेक्स्ट ये जीन्स को कैरी करते हैं एंड नेक्स्ट ये ग्रोथ में, डेवलपमेंट में एंड सेल की फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट इज़ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है प्लांट में, और एक लेबल डायग्राम बनाना है एपिडर्मल सेल्स का जहाँ पर स्टोमेटा शो हो रहा होगा एंड हमें स्टोमेटा का भी फंक्शन बताना है। तो देखो इंपॉर्टेंस क्या है एपिडर्मिस की, सब इसमें ये भी आएगा दैट अपर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट पार्ट, इधर ये नहीं आया हुआ लेकिन आप खुद लिखेंगे दैट अपर मोस्ट लेयर ऑफ plant part is known as epidermis and it acts as a protective tissue and importance क्या है that it protects the plant from mechanical injury and invasion from the parasitic fungi, अलाउ करता है एक्सचेंज ऑफ गैस थ्रू स्मॉल पोर्स जो कि स्टोमेटा होता है, क्योंकि एपिडर्मिस पे स्टोमेटा प्रेजेंट होता है एंड रूट्स पे जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं वो रूट हेयर्स को फॉर्म करते हैं जिससे सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, वाटर और मिनरल्स ऑब्जर्व हो पाते हैं, ठीक है। स्टोमेटा का फंक्शन क्या है, गैसेस को एक्सचेंज करने में एंड ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता है, ठीक है। एंड जो वाटर का बैलेंस है वो रेगुलेट करता है प्लांट के अंदर। ये हमें दिख गया डायग्राम आपको दिख रहा होगा, जो 2 किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स है ये हमारे होते हैं एंड ये हमारा हो गया ये जो छोटा सा स्पेस है ये स्टोमल पोर और ये हमारा हो गया एपिडर्मल सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं एंड लास्ट क्वेश्चन दैट एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ ब्लड एंड हमें हर एक कंपोनेंट का फंक्शन भी लिखना है। तो देखो ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंस को थ्रू आउट द बॉडी। इसके 2 मेन पार्ट होते हैं, प्लाज्मा होते हैं एंड सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोजिशन क्या है, आरबीसीज का, डब्ल्यूबीसीज का, प्लेटलेट्स का एंड प्लाज्मा का। तो रेड ब्लड सेल्स को हम क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, वो कंटेन करते हैं हेमोग्लोबिन एंड ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू डिफरेंट पार्ट्स एंड ये कुछ कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक दोबारा भी ले जाते हैं। डब्ल्यूबीसीज, ठीक है, डब्ल्यूबीसीज को हम वो लीकोसाइट्स आई थिंक वो भी कहते हैं एंड ये प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी को फ्रॉम जितनी भी इन्फेक्शियस डिसीजेज होती है एंड इसलिए इन्हें सोल्जर्स ऑफ द बॉडी भी बोला जाता है। प्लेटलेट्स हेल्प करते हैं ब्लड की क्लॉटिंग में एंड ये प्रिवेंट करती है कि जब क्या होता है चोट लग जाती है तो एक्सेसिव ब्लीडिंग ना हो, इन्हें हम जो है थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। फिर प्लाज्मा जो है एक येलोइश लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का जो कि जितने भी सॉल्ट्स, हार्मोन्स, प्रोटीन्स होते हैं उन्हें ट्रांसपोर्ट करता है। सो इसी के साथ ही हमारी ये मैराथन कंप्लीट होती है। होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, होप आपने इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया होगा और आपको नोट्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना।